हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और आपके एग्जाम भी अच्छे जा रहे होंगे। आज हम अपने नेक्स्ट एग्जाम के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं MHI 05 के, जिसके पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो देखो, इसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इसके अंदर लिए हैं। इन क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से मेरे से सुन लो, उसके बाद बुक से रीड कर लेना, तो बहुत अच्छा आंसर आप बना के आ पाएंगे। इसी सीरीज में अपना फर्स्ट क्वेश्चन है जनजातीय समाज पर औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का प्रभाव। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बस क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, बट टॉपिक यही रहता है जनजातीय समाज पर औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का प्रभाव। तो सबसे पहले इसका इंट्रो लिखेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि औपनिवेशिक शासन ने भारत के जनजातीय समाज को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्तर पर व्यापक रूप से प्रभावित किया। विशेष रूप से जब अंग्रेजों ने औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की स्थापना की, तो जनजातीय जीवन शैली और पारंपरिक व्यवस्था में भारी बदलाव आए। इसमें जो प्रमुख प्रभाव थे वो कुछ इस तरीके थे। एक तो हुआ क्या, भूमि व्यवस्था में परिवर्तन हो गया। औपनिवेशिक शासन ने भूमि को निजी संपत्ति में बदल दिया, जिससे सामूहिक स्वामित्व की जनजातीय परंपरा कमजोर हो गई। जमींदार महालवारी और रैयतवारी व्यवस्था लागू की गई, जिससे जनजातीय भूमि बाहरी लोगों के हाथ में चली गई थी। जनजातियों को अवैध कब्जे करार दिया गया और उन्हें जंगलों से बाहर किया जाने लगा था। तो ये तो उनका सबसे बुरा प्रभाव उन पे पड़ा। फिर वनों पर नियंत्रण और कानून, वनों पे भी नियंत्रण करने लगे थे। देखो क्या हुआ, 1865 और 1878 में वन कानून के तहत अधिकांश जंगल सरकारी संपत्ति घोषित हो गए। अब जनजातियों की पारंपरिक जीवन शैली, जैसे झूम खेती, लकड़ी एकत्र करना, यही तो काम करते थे वो लोग जनजाति। जो एक तो वो जंगल में रहते थे, तो जंगलों पे नियंत्रण करने लगे। और क्या करने लगे थे, जंगलों पे नियंत्रण करने के साथ साथ जंगलों में जो रहते थे उनको बोलने लगे कि तुम लोगों ने जंगलों पे क्या कर रखा है, अवैध कब्जा कर रखा है। तो उनको जंगलों से निकालने लग गए। फिर वो जो खेती करते थे, झूम खेती करते थे, लकड़ी इकट्ठा करते थे, जानवर पालते थे, उन सब पे उन्होंने रोक लगा दी। जिएंगे कैसे, उन्हें अपने ही क्षेत्र में घुसपैठी बना दिया था उन्होंने। तो और श्रम का शोषण हुआ, कैसे, चाय बागानों, कोयला खदानों और रेलवे निर्माण में जनजातियों को ठेका मजदूर के रूप में भारी शोषण का सामना करना पड़ा। उनको ले जाते थे काम करने के लिए, अब ठेकेदारों और दलालों के माध्यम से उन्हें जबरन मजदूरी पे लगाया जाता था। अब उनकी पारंपरिक आजीविका समाप्त कर दी गई, जिससे वे आर्थिक रूप से पराधीन हो गए। क्या थी उनकी पारंपरिक आजीविका? वही लकड़ी इकट्ठा करना, जानवर पालना, है ना, ये सब क्या था उनका पारंपरिक व्यवसाय था, जिससे इनको कहीं ना कहीं बाहर कर दिया गया। उधार और कर्ज का जाल, सूदखोर महाजनों और साहूकारों ने जनजातीय समाज में घुसपैठ की और उन्हें कर्ज में फंसा दिया। और क्या हुआ, भूमि और संपत्ति गिरवी रखकर जनजाति ऋणग्रस्ता और दासता की स्थिति में पहुंच गए। इसके कारण अनेक जनजातियां भूमिहीन मजदूर बन गए। क्या हो गया, भूमिहीन मजदूर बन गए, क्योंकि क्या हुआ, गिरवी रखवा दिया, उधार में फंसा लिया उनको। उनका बहुत बुरी तरीके से शोषण हुआ। सांस्कृतिक और जीवन शैली में ह्रास हुआ, कैसे, आर्थिक संकट के कारण जनजातियों की पारंपरिक कलाएं, संगीत, धार्मिक विश्वास और सामाजिक संस्थाएं प्रभावित हुई। उनके स्वायत्त ग्राम संगठन और निर्णय प्रणाली धीरे धीरे समाप्त होने लगे। आंदोलन और प्रतिरोध, औपनिवेशिक दमन और शोषण के विरुद्ध अनेक जनजातीय विद्रोह हुए। सबसे पहला कौन सा विद्रोह अपना, संथाल विद्रोह हुआ 1855 से 56 में। फिर भील विद्रोह हुआ, फिर मुंडा आंदोलन हुआ, जिसे बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया था, और गोंड और खोंड विद्रोह हुआ। ये संघर्ष जनजातीय अस्मिता और अधिकारों की रक्षा के प्रयास थे।
और फिर आजीविका का संकट और पलायन, जब उनको वहां से निकालने लगे, उनका शोषण होने लगा, तो वो क्या करने लगे, उनको आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया और वो पलायन करने लगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। तो देखो क्या है, क्या लिखा है इसमें, जब कृषि और जंगल दोनों से आय सीमित हो गई तो जनजातियों को अन्य क्षेत्र में पलायन तो करना पड़ेगा ना उन्हें, तो इससे उनका सामाजिक विघटन और शोषण और बढ़ गया। अब इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था ने जनजातीय समाज को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। उनकी भूमि छिन गई, आजीविका छिन गई, संस्कृति पर आघात हुआ और उन्हें सामाजिक रूप से हाशिए पर धकेल दिया गया। हालांकि इस प्रक्रिया ने जनजातियों में राजनीतिक चेतना भी जगाई, जिससे वे संगठित होकर प्रतिरोध करने लगे, क्योंकि जब एक समूह को इतना दबाया जाएगा, इतना बुरा उनका हाल कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कभी तो उनका गुस्सा भी फूटेगा ना। तो क्या करा उन्होंने, वो इकट्ठा हुए, एकजुट हुए और उन्होंने ये सारे विद्रोह शुरू किए, संथाल विद्रोह वगैरह जो अभी हमने पढ़े। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, वो है 1890 से 1950 के दौरान कृषि उत्पादन की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थी। तो देखो 1890 से 1950 के कालखंड में भारत की कृषि प्रणाली पर औपनिवेशिक नीतियों, प्राकृतिक आपदाओं, वैश्विक युद्धों और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभाव पड़े। इस अवधि में कृषि उत्पादन की प्रवृत्ति कुछ निम्नलिखित बिंदुओं पर देखी जा सकती है, वो है ये। सबसे पहले नकदी फसलों को बढ़ावा मिला। नकदी फसलें कौन सी थी, देखो अंग्रेजों ने कच्चे माल की आपूर्ति के लिए किसानों को पारंपरिक खाद्यान्नों की जगह नकदी फसलें उगाने के लिए प्रेरित किया। कौन कौन सी थी नकदी फसलें, कॉटन, इंडिगो, जूट, टी और ओपियम। इसमें क्या था, जिनसे जिनसे व्यापार किया जाता था वो सारी फसलें। इससे खाद्यान्न उत्पादन घटा, किसान बाजार पर निर्भर हो गए, क्योंकि ये चीज़ें वो खा तो नहीं सकते ना, कॉटन, इंडिगो, जूट, टी वगैरह, तो गेहूं, दाल, बाजरा ये सभी तो खाएंगे, चावल वगैरह। लेकिन उन्होंने नकदी फसलों पे क्या कर दिया, जोर दे दिया, इससे खाद्यान्न उत्पादन घट गया। खाद्य संकट और अकाल की स्थिति बन गई। कब, जैसे 1943 का बंगाल में अकाल पड़ा था, सेम उसी तरीके से। खेती का व्यापारीकरण हो गया, है ना। कृषि को बाजार आधारित बना दिया गया। देखो ये पॉइंट्स ना इंग्लिश में लिखे हुए हैं, मुझे पता है इंग्लिश वाले बच्चों को बहुत मतलब दिक्कत हो रही है ये सब बताने में, पर मेरे लिए दोनों लैंग्वेज में क्लास लेना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जा रहा है, मेरे को भी टाइम की दिक्कत हो रही है ना। तो थोड़ा आप देख लो, क्वेश्चन देख लो और कोशिश करो समझने की। खेती का व्यापारीकरण, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि को बाजार आधारित बना दिया गया। क्यों, कैसे बना दिया गया, किसानों को बाजार में फसलें बेचने और महाजनों से कर्ज लेने पर मजबूर किया गया। कृषि अब उपभोग के लिए नहीं बल्कि राजस्व वसूली और निर्यात के लिए की जाने लगी। तो कैसे, देखो कृषि बाजार आधारित इसलिए भी हो गई क्योंकि जिस चीज की कृषि वो करा रहे थे वो चीज खाने की नहीं थी, नकदी फसलें थी। तो किसान क्या करते थे, फसल उगाते थे, फसल उगाने के लिए क्या करते थे, बड़े बड़े साहूकारों से ऋण लेते थे, फिर वो फसल उगाते थे, उसको बेचते थे। तो अब और क्या हुआ, भूमि राजस्व प्रणाली का प्रभाव क्या रहा। देखो जमींदारी, महलबारी और रैयतवारी प्रणाली ने किसानों पर भारी राजस्व का बोझ डाल दिया। भूमि मालिक और बिचौलिए लाभान्वित हुए जबकि किसान कर्ज और असुरक्षा में डूबे। उत्पादन पर राजस्व दबाव होने से किसान अस्थिर हो गए, उनसे राजस्व का बहुत दबाव पड़ने लगा, उन पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा दिए गए, जिससे उनको बहुत दिक्कत होने लगी और वो कहीं ना कहीं घाटे में आने लगे थे। तकनीकी विकास का अभाव, इस काल में कृषि में किसी प्रकार का यांत्रिक या तकनीकी सुधार नहीं हुआ। किसान पारंपरिक औजारों और पद्धतियों पर निर्भर थे, कोई तकनीकी औजार वो सुधार ही नहीं हुआ, कुछ विकास ही नहीं हुआ तकनीकी का, तो वही जो पुराने तरीके थे उन्हीं से वो लोग खेती करते थे। सिंचाई, उर्वरक और बीज में
कोई ठोस सुधार किया ही नहीं गया। तो वही सब पुराना चलता हुआ आ रहा था, जैसा वैसा ही है। बस क्या हुआ था, उनका शोषण होने लगा था, सुधार कुछ भी नहीं हुआ। बार बार अकाल और सूखा पड़ रहा था। 1890 से 1950 के बीच कई प्राकृतिक आपदाओं ने कृषि को प्रभावित किया। 1896 टू 97 और 1899 से 1900 और 1943 में प्रमुख अकाल पड़े। इन आपदाओं के दौरान सरकार की राहत व्यवस्था बिल्कुल ही अप्रभावी रही। फिर है महायुद्धों का प्रभाव। तो आपको पता है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 और दूसरा 1939 से 1945 तक। तो इसका जो प्रभाव पड़ा था क्या, कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कृषि उत्पादन की दिशा निर्यात की ओर मोड़ी गई। खाद्यान्नों की भारी कमी हुई और कीमतें आकाश छूने लगी, बढ़ गई। युद्धकालीन नीतियों से किसान लाभान्वित नहीं बल्कि शोषित हुए। किसान आंदोलनों का उदय हुआ। जब इतना किसानों के ऊपर प्रेशर आने लगेगा तो फिर क्या होता है, हमेशा कोई क्रांति या आंदोलन शुरू हो जाते हैं। तो कृषि संकटों के चलते किसान संगठित हुए और कई आंदोलनों को उन्होंने जन्म दिया। एक एकट आंदोलन जो मालवा की बात है, तेलंगाना किसान विद्रोह जो 1946 से 51 की बात है, और किसान सभाओं और भारतीय किसान यूनियन का भी गठन उसी समय हुआ। इन आंदोलनों ने कृषि के सामाजिक राजनीतिक पहलुओं को प्रभावित किया। स्वतंत्रता की ओर संक्रमण 1947 के बाद की बात है ये। स्वतंत्रता के समय तक कृषि क्षीण, असमान और असुरक्षित स्थिति में थी। 1950 में भारत ने योजना आधारित कृषि सुधारों की नींव रखी। इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि 1890 से 1950 तक भारत में कृषि उत्पादन पर औपनिवेशिक शोषण, प्राकृतिक आपदाओं और राजनीतिक अस्थिरता का गहरा प्रभाव पड़ा। खाद्यान्न संकट, कृषक संकट, भूमि पर असुरक्षा और तकनीकी पिछड़ेपन के कारण कृषि क्षेत्र पिछड़ गया और स्वतंत्रता के बाद इसी दिशा में सुधार की आवश्यकता को पहचाना गया, जो आगे की नीतियों का एक आधार बन गई। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से किसानों का शोषण हो रहा था, कैसे फिर आंदोलनों का जन्म हुआ और उसके बाद कैसे उनको आधार मानकर आगे के विकास कार्य किए गए। अब हम अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। आपका पंचवर्षीय योजना पे भी क्वेश्चन आता है, या तो शॉर्ट नोट या फुल क्वेश्चन पूरा। तो देखो, ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट नोट भी आएगा तो आप आराम से बना पाएंगे। तो क्वेश्चन था कि प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की प्रकृति का विश्लेषण करना था इसमें। तो देखो क्या हुआ, भारत की आजादी के बाद देश को आर्थिक पिछड़ेपन, गरीबी, बेरोजगारी और औद्योगिक पिछड़ेपन से उभरने के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था का विकास का मार्ग अपनाया गया। अब इसके तहत क्या किया गया, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई। प्रथम 3 योजनाएं जो कि 1951 से 1965 तक में आर्थिक विकास की जो प्रवृत्ति रही वो कुछ इस तरह थी। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी 51 से 56, इसके मुख्य उद्देश्य थे कृषि और सिंचाई पर बल, प्राकृतिक पुनर्निर्माण और स्थिरता की योजना, और केंद्र बिंदु था कृषि विकास, सिंचाई, भूमि सुधार और ग्रामीण विकास। उपलब्धियां ये रही कि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, बांध परियोजनाएं बनी जिसमें भाखड़ा नांगल और हीराकुंड बांध भी बनने की शुरुआत हुई थी इसी पंचवर्षीय योजना के तहत, और राष्ट्रीय आय में 3.6% वार्षिक वृद्धि हुई थी। विशेषता थी कि कृषि को प्राथमिकता देकर आधारभूत ढांचे की नींव डाली गई। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 तक रही, इसका मुख्य उद्देश्य था औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करना। प्राकृतिक थी महालनोबिस मॉडल पर आधारित भारी उद्योगों पर बल देना।
केंद्र बिंदु था लोहा इस्पात मशीन निर्माण भारी उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने का। और उपलब्धियां मिली इसे बेल भिलाई दुर्गापुर राउरकेला जैसे इस्पात संयंत्र स्थापित उन्होंने किए। और औद्योगिक संरचना में भी बदलाव हुआ और सार्वजनिक क्षेत्र का उदय हुआ। समस्याएं थी कि कृषि उपेक्षित रही जिससे खाद्य संकट और आयात की आवश्यकता पड़ी। विशेषता थी कि औद्योगिक आधार का निर्माण हुआ लेकिन संतुलन की कमी फिर भी बरकरार थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 1966 में हुई, इसका मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता और विविध विकास। प्रकृति थी संतुलित विकास, कृषि और उद्योगों की दिशा। केंद्र बिंदु था खाद्यान्न उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक और विविधीकरण। घटनाएं 1962 का चीन युद्ध, 1965 का पाकिस्तान युद्ध और 1965 से 66 का जो सूखा पड़ा था। और इसके परिणाम हुए कि योजना विफल रही, आर्थिक संकट गहरा गया, अनाज का आयात करना पड़ा। किसके PL 480 के तहत अमेरिका से क्या किया था, अनाज का आयात किया था। जबकि सबसे ज्यादा कृषि कहाँ होती थी, भारत में। आर्थिक विकास की समग्र प्रवृत्ति 1951 से 65 की बात है। तो देखो क्या हुआ, आर्थिक विकास किस किस तरह हुआ। विकास की दर औसतन 3.5% वार्षिक दर थी जो हिंदू ग्रोथ रेट जिसे कहा जाता था। कृषि क्षेत्र में प्राथमिकता पहले दी गई, बाद में उपेक्षा का संकट उत्पन्न हो गया क्योंकि सबसे पहले तो कृषि के क्षेत्र में काम किया गया, उसके बाद उद्योगों पे काम करने लग गए। तो इससे क्या हो गया, वो जो हमारा था कृषि संकट जो है वो उत्पन्न हुआ। उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र का विकास विस्तार हुआ और भारी उद्योगों की स्थापना भी हुई। आधारभूत ढांचा, बिजली, परिवहन और सिंचाई में निवेश किया गया। आय और रोजगार की बात करें तो असमान बनी रही, बेरोजगारी बनी रही और और असमानता भी बनी रही। राजकोषीय घाटा, योजनाओं का वित्तीय बोझ बढ़ गया जिससे राजकोषीय घाटा उत्पन्न हुआ। आत्मनिर्भरता का प्रयास, उद्देश्य स्पष्ट रहा लेकिन साधन अपर्याप्त थे। प्लानिंग अच्छी नहीं थी, साधन कम थे, इसीलिए कहीं ना कहीं विफल हो गई। इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि पहली 3 पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत ने कृषि सुधार, औद्योगिकरण और आधारभूत ढांचे के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की। इन योजनाओं ने नियोजित अर्थव्यवस्था की नींव डाली लेकिन संसाधनों की कमी, राजनीतिक संकट और असंतुलित प्राथमिकताओं के कारण विकास असंतुलित और अपेक्षाकृत धीमा रहा। इसके बावजूद इस कालखंड ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक लंबी यात्रा की शुरुआत की। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, हड़प्पा काल की विशेषता या हड़प्पा कालीन शिल्प और व्यापार के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो देखो क्या है, हड़प्पा सभ्यता जो लगभग 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व के अंत के बीच की मानी जाती है। इसके हड़प्पा सभ्यता क्या थी, एक अत्यंत विकसित नगरीय सभ्यता थी जो शिल्पकला, व्यापार, नगर नियोजन और तकनीकी दक्षता के लिए प्रसिद्ध थी। इस सभ्यता में शिल्प और व्यापार का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था जो इसके आर्थिक जीवन की रीढ़ मानी जाते हैं। शिल्प कला की प्रमुख विशेषताएं थी वस्त्र निर्माण एवं कताई बुनाई, सूती कपड़े का उपयोग मोहनजोदड़ो की पुजारी की मूर्ति पर दिखाई देता है। कंघी, सुई, धागा आदि के प्रमाण मिलते हैं। तो ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं ये बनता भी तो होगा ना, ये सारा सामान, तो जो भी सामान मिला है वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था से तो जुड़ा हुआ है ही। फिर है महिलाओं और पुरुषों की पोशाक में भी विविधता थी। मिट्टी और मृत्तिका शिल्प, पकी हुई और कच्ची मिट्टी की मूर्तियां, विशेषतः पशु पक्षी देवी देवताएं मिले हैं, मूर्तियां उनकी मिली हैं। खिलौने मिले हैं, बर्तन, मूर्तियां, विशेषतः बैल, गाय, हाथी के। रंगीन चित्रकारी वाले बर्तन भी मिले हैं। धातु शिल्प की बात करें
तो तांबा, कांसा, शीशा, सोने से बनी वस्तुएं भी मिली हैं। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी मिली है जो कि ब्रॉन्ज डांसर है, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और औजार, छुरियां, भाले, शीशे, तीर के नोकें, धातु गलाने और मिश्र धातु बनाने की कुशलता भी उस समय उपस्थित थी। आभूषण निर्माण की बात करें तो पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषण पहनते थे। सामग्री किसके बने होते थे? सोने, चांदी, कीमती पत्थर, सीपी, कांच और टेराकोटा के बने होते थे। भाली, कंगन, हार, कंठी आदि के प्रमाण वहां पे मिले हैं। किसके? बाली के कंगन मिले, बाली मिली, कंगन मिले, हार और कंठी। सुतार और पत्थर शिल्प, हाथी दांत, सीप, पत्थर मिले हैं। विशेषतः अर्ध कीमती पत्थर जैसे लाजवर्द और कार्नेलियन से नक्काशी है, उन पे मोहरे मिली हैं, सीले भी बोलते हैं जिन्हें, पत्थर पर उत्कीर्ण की जाती थी। व्यापार व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो आंतरिक यानी कि भीतरी व्यापार की बात करें तो नगरों और गांवों के बीच वस्त्र, अनाज, धातु, मछली, मिट्टी के बर्तन आदि का लेन देन किया जाता था। व्यापारी वर्ग की अलग सामाजिक स्थिति रही होगी। बैलगाड़ियों और नौकाओं का प्रयोग, ये एक अनुमान है क्योंकि वो एक सभ्यता थी जो खत्म हो गई थी, उससे रिलेटेड केवल क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। और उनके आधार पर, उनकी तो लिपि भी ऐसी है ना जो पढ़ी नहीं जा सकी, तो उनको देख के, उनको आधार बना के ये सब एक अनुमान लगाया जाता है कि वो ऐसा सब रहा होगा। बाह्य या विदेशी व्यापार की बात करें तो मेसोपोटामिया, फारस जो ईरान में है, अफगानिस्तान और ओमान से व्यापार के प्रमाण मिले हैं। मेसोपोटामिया में हड़प्पा को मेलुहा कहा गया है। मुख्य निर्यात कपड़ा, मोती, कीमती पत्थर और मोहरे। मुख्य आयात लाजवर्द यानी कि अफगानिस्तान, तांबा और लाजवर्द अफगानिस्तान से, तांबा बलूचिस्तान और सीप समुद्र तटीय क्षेत्र से आयात किए जाते थे। निर्यात मतलब वो सामान जो दिया जाता, भेजा जाता है अपने यहाँ से, और आयात वो सामान जो लिया जाता है दूसरे के यहाँ से। समुद्री व्यापार हेतु गुजरात के लोथल में बंदरगाह जैसी संरचना भी मिली है। मुद्रा और विनिमय प्रणाली, मुद्राओं का प्रयोग नहीं हुआ था, व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। पत्थर की मोहरों पर व्यापारी चिन्ह और लेखन मिलता है जो व्यापार पहचान को दर्शाता है। इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की शिल्पकला तकनीकी रूप से परिष्कृत, विविध और सौंदर्यपूर्ण थी। व्यापार, विशेषतः विदेशी व्यापार, इस सभ्यता की समृद्धि का मूल आधार था। शिल्प और व्यापार का परस्पर संबंध इसकी आर्थिक और सांस्कृतिक परिपक्वता का द्योतक है। यह सभ्यता केवल कृषि आधारित नहीं बल्कि विकसित शहरी औद्योगिक समाज की ओर बढ़ रही थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगला टॉपिक जो है वो हम इस पे करेंगे डिस्कस कि सामुद्रिक व्यापार के ऐतिहासिक लेखन में मूल्यांकन कीजिए। वान ल्यूर की फेरी वाला व्यापार की अवधारणा का मूल्यांकन कीजिए। फेरी वाला व्यापार, कई बार इस पे शॉर्ट नोट आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो चाहे शॉर्ट नोट आ जाए चाहे इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ जाए, आप उसको अच्छे से लिख पाएं, इसलिए हम एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सामुद्रिक व्यापार के ऐतिहासिक लेखन और वान ल्यूर की फेरी वाला व्यापार अवधारणा का मूल्यांकन दो प्रमुख स्तरों पर किया जा सकता है। एक इतिहास लेखन की प्रवृत्तियों के संदर्भ में और दूसरा औपनिवेशिक दृष्टिकोण बनाम स्वदेशी दृष्टिकोण के आधार पर। सामुद्रिक व्यापार के ऐतिहासिक लेखन के मूल्यांकन की बात करते हैं। पारंपरिक उपनिवेशवादी दृष्टिकोण, यूरोपीय इतिहासकारों विशेषकर पुर्तगाली, डच और अंग्रेज ने भारतीय महासागर व्यापार को स्थानीय रूप से बिखरे हुए, असंगठित और अविकसित रूप में चित्रित किया। इस धारणा के अनुसार यूरोपियों के आने से पहले
कोई वास्तविक अंतरराष्ट्रीय व्यापार संरचना थी ही नहीं। भारतीय व्यापारियों को अक्सर दूसरे दर्जे के व्यापारियों के रूप में दिखाया गया, जिनकी भूमिका छोटी, सीमित और आश्रित थी। कैसा दिखाया गया? नामात्र के जो व्यापारी होते हैं, जिनकी ऐसा कोई खास भूमिका नहीं, बस छोटी मोटी भूमिकाएं थी। उत्तर औपनिवेशिक आलोचना। कई इतिहासकारों जैसे कि K.N. चौधरी, अरविंद शर्मा, अर्लीबर्ग आदि ने इस दृष्टिकोण का विरोध किया है। क्या बोला है? इनके अनुसार भारतीय, अरब, चीनी और अफ्रीकी व्यापारी मार्ग पर सदियों से सुदृढ़ व्यापारिक नेटवर्क संचालित कर रहे थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया था। और क्या बोला कि भारतीय महासागर व्यापार एक व्यवस्थित और विविधतापूर्ण प्रणाली थी, जिसमें धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारक भी जुड़े हुए थे। समुद्री व्यापार केवल वस्तु आधारित नहीं था, बल्कि विचार, संस्कृति और ज्ञान का आदान प्रदान भी था। वान ल्यूअर की फेरीवाला व्यापार अवधारणा का मूल्यांकन करें तो सबसे पहले देखो वान ल्यूअर की धारणा। वान ल्यूअर ने 1955 में अपनी पुस्तक में जो है इंडोनेशिया ट्रेड एंड सोसाइटी में भारतीय महासागर व्यापार को फेरीवाला व्यापार कहा, पैडलिंग ट्रेड कहा। उनके अनुसार एशियाई व्यापारी छोटे पैमाने पर व्यापार करते थे। उनका व्यापार जटिल पूंजी निवेश या संगठित नेटवर्क पर आधारित नहीं था। वे अवसरवादी थे और उनका कारोबार स्थानीय तथा तटीय बाजारों पर तक सीमित था। आलोचना की बात करें तो औपनिवेशिक पूर्वाग्रह। वान ल्यूअर की अवधारणा पश्चिमी श्रेष्ठतावाद को दर्शाती है। उन्होंने क्या करा है? जो पश्चिमी देश हैं उनको श्रेष्ठ मानते हुए अपने विचार रखे हैं। ये मानती है कि केवल यूरोपीय शक्तियां ही संगठित व्यापार कर सकती हैं, बाकी तो किसी के बस की है नहीं। ऐतिहासिक साक्ष्य के विरुद्ध। 9वीं से 16वीं सदी तक गुजरात, मालाबार, बंगाल, अरब स्वाहिली तट, मलक्का आदि में व्यापारिक गठजोड़, साझेदारियां और धन निवेश मौजूद थे। चेट्टी, मारवाड़ी, बोहरा और मुस्लिम व्यापारी समुदाय लंबी दूरी तक व्यापार करते थे, जिसमें जहाज, क्रेडिट सिस्टम और व्यापारिक अनुबंध शामिल थे। नवीन शोधों के अनुसार, जो नवीन शोध कार्य हुए उनके अनुसार, अर्लीबर्ग, M.N. पियर्स और रिचर्ड ईटन जैसे विद्वानों ने बताया कि भारतीय व्यापारी वर्ग व्यापारिक नेटवर्क का केंद्रीय तत्व थे। 15वीं सदी तक कई बैंकिंग और क्रेडिट प्रणालियां विकसित हो चुकी थी, जैसे कि हुंडी और शराफत इत्यादि। हुंडी भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है। एक बार हुंडी और क्रेडिट प्रणाली को भी आप देख लेना। कई बार इसमें ना शॉर्ट नोट आ जाता है, सिर्फ हुंडी के बारे में बताओ या फिर बैंकिंग और क्रेडिट प्रणाली के बारे में, तो थोड़ा थोड़ा सा आप इसको देख लेना। अगर आपको चाहिए तो मैं इसको भी आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। अदरवाइज अगर आप देख लेंगे तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर बताना होगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इसके बारे में फिर हम डिस्कस कर लेंगे, एक वीडियो और बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि सामुद्रिक व्यापार का पारंपरिक लेखन एक यूरो केंद्रित दृष्टिकोण से ग्रस्त रहा, जिसने स्थानीय व्यापार नेटवर्क और स्वदेशी पूंजीवाद की भूमिका को नकारा। वान ल्यूअर की फेरीवाला व्यापार अवधारणा तक सीमित और भ्रामक व्याख्या है, जिसे नए शोधों और प्रमाणों ने खंडित कर दिया। आज का इतिहास लेखन एशियाई समुद्री व्यापार की स्वायत्तता, जटिलता और वैश्विक महत्व को मान्यता देता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में आ सकता है वो है नायनकार प्रणाली। ये मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, विजयनगर में थी ना ये प्रणाली, याद हो तो आपको। तो ये इस पेपर में भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको याद है तो अच्छा है, आपका रिवीजन हो जाएगा, अदरवाइज आप एक बार इसे देख लो। नायनकार प्रणाली मध्यकालीन दक्षिण भारत, विशेषकर विजयनगर साम्राज्य में 14वीं से 17वीं सदी की एक विशिष्ट सैन्य प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो साम्राज्य की स्थायित्व और विस्तार की रीढ़ मानी जाती है।
नायनकार प्रणाली की परिभाषा की बात करें तो नायनकार प्रणाली विजयनगर शासन में वह व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत सैनिक अधिकारियों को एक विशेष क्षेत्र, भूमि या प्रशासनिक इकाई का नियंत्रण सौंपा जाता था। क्या करते थे, एक क्षेत्र उनको दे देते थे जिसे क्या बोला जाता था, अमरा या फिर नायनकार कहा जाता था। इस क्षेत्र से प्राप्त राजस्व से वे सैनिकों का वेतन देते थे, स्थानीय प्रशासन चलाते थे और राज्य की सेवा करते थे। मुख्य विशेषताएं की बात करें तो नायक की नियुक्ति कैसे होती थी। वो जो नायनकार होता था उसका जो मुखिया होता था उसको नायक बोलते थे। राजा द्वारा विश्वस्त सैनिक को, ऐसा सैनिक जिसपे वो विश्वास करता है, नायक बनाया जाता था। कौन चुनता था, राजा। ये अधिकतर उच्च जाति या युद्धक क्षमता वाले लोग होते थे। भूमि अधिकार की बात करें तो नायकों को भूमि का स्वामित्व नहीं बल्कि राजस्व संग्रह का अधिकार मिलता था। वे राज्य के अधीन रहते थे। सैन्य दायित्व, प्रत्येक नायक को एक निश्चित संख्या में घुड़सवार और पैदल सैनिक तैयार रखने होते थे जो आपातकाल में राजा को भेजे जाते थे। ये सैन्य दायित्व था। तो और है वंशानुगत प्रवृत्ति थी इसकी। हालांकि ये एक अस्थायी पद था। धीरे धीरे नायक अपने क्षेत्र को वंशानुगत बनाने लगे। इससे राजा और नायक के बीच टकराव बढ़ा था। क्या हुआ था आगे चल के, पता है ना, नायकों ने धीरे धीरे क्या कर लिया था, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लग गए थे, जिससे विजयनगर साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ था। प्रशासनिक भूमिका, नायक अपने अधीन क्षेत्र में कानून व्यवस्था, न्याय और कर संग्रह आदि भी संभालते थे। नायनकार प्रणाली का महत्व, यह राज्य के विकेंद्रीकरण का उदाहरण थी जो शासन को स्थानीय स्तर पर कुशल बनाते थी। तो क्या होता था, शक्ति कहीं ना कहीं बट रही है ना, अगर दूसरा व्यक्ति कहीं से राजस्व वगैरह इकट्ठा कर रहा है तो शक्ति बटी। तो ये क्या हुआ, विकेंद्रीकरण का प्रतीक हुआ। इससे स्थायी और सुसंगठित सैन्य ढांचा विकसित हुआ। सीमावर्ती क्षेत्रों की रक्षा में यह अत्यंत उपयोगी रही। इस प्रणाली ने विजयनगर को स्थायित्व और विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आलोचना के बारे में बात करें तो धीरे धीरे नायक स्वायत्त और बगावती प्रवृत्ति के हो गए, जिससे केंद्र कमजोर हुआ। स्थानीय जनता पर अत्यधिक करों का बोझ डाला गया। कुछ नायक आपस में संघर्ष करने लगे, जिससे राज्य की एकता को खतरा महसूस होने लगा। इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि नायनकार प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक सुदृढ़ सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसने साम्राज्य को विस्तारित और सुदृढ़ बनाने में मदद की। किंतु इसके दीर्घकालिक प्रभाव में विकेंद्रीकरण, स्वायत्तता और विद्रोही की प्रवृत्ति ने साम्राज्य की स्थिरता को और प्रभावित किया। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है, वो है मध्यकाल में कृषकों की श्रेणी पर चर्चा कीजिए। केवल इतना भी क्वेश्चन बन सकता है या इस तरीके से और बढ़ा के, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि मध्यकालीन ग्राम समुदाय अविभेदित स्तरीकृत समाज का प्रतिनिधित्व करता है। ये पूरा भी आ सकता है। कई बार तो सिर्फ इतना ही आया कि मध्यकाल में कृषकों की श्रेणी की चर्चा कीजिए। तो हम इस पूरे टॉपिक को एक बार डिस्कस कर लेंगे, तो कैसे भी क्वेश्चन बने आप इसको कर पाओगे। देखो, मध्यकाल में कृषकों की श्रेणियां। मध्यकालीन भारत कब की बात हो रही है, लगभग 8वीं से 18वीं सदी की में कृषक समुदाय कोई एक समान इकाई नहीं था। इसमें आर्थिक स्थिति, भूमि अधिकार, सामाजिक श्रेणी और जातिगत आधार पर विभिन्न वर्ग बन गए थे। प्रमुख श्रेणियां थी स्वामित्व आधारित वर्गीकरण। एक तो था खुदकाश्त, किसान जो स्वयं अपनी भूमि जोतते थे और स्थायी रूप से गांव में रहते थे, ये अपेक्षाकृत समृद्ध थे। फिर पाही या रैयत, कई बार इन पे इंडिविजुअल शॉर्ट नोट भी आ जाता है, तो एक बार इसके वर्ड को अच्छे से देख लो। पाही या रैयत क्या था, किराएदार किसान जो दूसरों की भूमि पर खेती करते थे और उन्हें उपज का हिस्सा देना होता था। बंधक किसान होते थे जो ऋण के कारण अपनी भूमि या श्रम खो चुके थे और जमींदार सामंत के अधीन कार्य करते रहते थे उस ऋण को चुकाने के लिए, बंधुआ मजदूर की तरह मान लो। सामाजिक जाति आधारित वर्गीकरण था। उच्च जाति के कृषक थे जैसे जाट, मराठा,
कुर्मी, रेड्डी आदि, जिनके पास भूमि थी और सामाजिक प्रतिष्ठा भी थी। निम्न जाति के कृषक थे जैसे कोली, चमार, नाइक आदि। इनके पास बहुत कम भूमि या केवल श्रम था। शोषण आधारित वर्गीकरण था जैसे किसान या कृषक। उपज का उत्पादक अधिकांश बोझ उठाने वाला वर्ग था किसान वर्ग। उपज भी वही उगाता था, है ना, खेती का काम तो वही करता था और सबसे ज्यादा बोझ भी उसी के ऊपर था। जमींदार, मुकद्दम या पटेल। ग्राम स्तर पर शासक वर्ग जो राजस्व संग्रह करता था और किसानों से लगान वसूलता था। क्या करता था? शासक वर्ग था, लोगों से कर इकट्ठा करता था और किसानों से लगान वसूलता था। महाजन, साहूकार, किसानों को ऋण देने वाले जो संकट के समय उनका शोषण करते थे, वो थे साहूकार। क्या ग्राम समुदाय अविभेदित था? अगर हम बोले तो ग्राम समुदाय अविभेदित नहीं था, बल्कि वह स्तरीकृत था। यह मत सही है और इसके नीचे इसका मूल्यांकन है कि स्तरीकृत के प्रमाण कैसे हैं। आर्थिक असमानता, सभी किसानों के पास समान भूमि या साधन नहीं थे। खुद काश्त किसान अधिक सुरक्षित थे, जबकि पाही और बंधक किसान शोषित होते थे। जातिगत विभेद, उच्च जातियों के राजस्व व्यवस्था में विशेष अधिकार थे। निम्न जातियां प्राय केवल श्रमिक या बंधुआ मजदूर बनकर रह गई थी। जो निम्न जाति व्यवस्था बहुत बुरी थी, बहुत बुरा चल रहा था। वही था कि उच्च जाति के जो राजस्व व्यवस्था में विशेष अधिकार थे और जो नीची जाति जिनको माना जाता था वो मजदूर बेचारे बंधुआ मजदूर बन के रह गए। राजस्व और लगान प्रणाली, सामंत, मुकद्दम, जमींदार और उनके एजेंट किसानों से उपज का बड़ा हिस्सा वसूलते थे। यह शोषण का ढांचा ग्राम स्तर तक मौजूद था। अरे ये जाति व्यवस्था की बात करें तो अभी भी पढ़े लिखे कहने को तो बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ गए हैं लोग, है ना, साक्षरता दर बहुत बढ़ गई है हमारी, लेकिन फिर भी अभी भी जाति व्यवस्था का तो बहुत बुरा हाल है। अभी कल ही न्यूज़ में मैंने देखा है, क्या यूपी में एक घटना हुई है ना, क्या हुआ था, वो कथावाचक के रूप में कुछ लोगों को बुलाया गया था कथा कहने के लिए। वो लोग गए थे, उन्होंने कथा वथा कर दी। बाद में उनसे पूछा गया तो वो थे यादव कास्ट के। तो क्या उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया है, उनको इतना पीटा गया है। एक एक इंसान का तो मुंडन ही कर दिया है, पूरा सिर के बाल उन्होंने हटा दिए बिल्कुल ही। और एक जो बोल रहे थे कि वो ब्राह्मणों का गांव है ऐसे करके, और उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया है। यहाँ तक कि एक आदमी के ऊपर तो मूत्र छिड़का गया है, वो भी एक ब्राह्मण घर की महिला का। बोला गया है इससे उनका शुद्धिकरण होगा। सोचो हम कहाँ किस 21वीं सदी में जी रहे हैं और ऐसी घटना सामने आती है तो देख के भी लगता है कि यार क्या है ये, कैसी पढ़ाई, सब बर्बाद है, कुछ नहीं है। फिर ये पढ़ लिख के पैसा बर्बाद ही है फिर, जब अगर इतना ही बुरा हाल चल रहा है तो। चलो जाने दो, अभी चल रहा है, उन पे कुछ ना कुछ कार्यवाही तो होगी ही, सरकार कुछ तो करेगी उसके खिलाफ भी। पर ये है कि ऐसी सोच अभी भी विद्यमान है। ये सोच के बहुत बुरा लगा ये न्यूज़ सुन के एकदम कि क्या है ये। चलो आते हैं अपने टॉपिक पे। सामाजिक नियंत्रण और दंड व्यवस्था। ग्राम पंचायतें और मुखिया जातिगत, वर्गीय और आर्थिक आधार पर पक्षपात पूर्ण निर्णय लेते थे। इतिहासकारों का दृष्टिकोण। R.S. शर्मा, ग्राम समुदाय जाति और वर्ग के आधार पर विभाजित था। डॉक्टर इरफान हबीब, मध्यकालीन ग्रामीण संरचना शोषण और सामाजिक असमानता से युक्त थी। विपिन चंद्र की बात करें तो गांव में सामूहिकता की भावना थी, पर वह समानता पर आधारित नहीं थी। ये सब क्या है, इनके दृष्टिकोण, जो इनका मानना था। इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि मध्यकालीन कृषक समुदाय एक समान या समतामूलक नहीं था, बल्कि उनमें स्पष्ट स्तरीकरण था। आर्थिक, सामाजिक और जातिगत इस तरीके से स्तर बने हुए थे। इसलिए ये कहना कि ग्राम समुदाय अविभेदित था ऐतिहासिक रूप से असत्य है। ग्राम समाज में सामूहिकता की भावना भले ही रही हो, लेकिन वह असमानता से मुक्त नहीं था।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है सातवाहन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर विवरण देना है। इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सातवाहन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था प्राचीन भारत की एक सुदृढ़ और विविधतापूर्ण अर्थव्यवस्था थी। यह कृषि, शिल्प, व्यापार और कर व्यवस्था पर आधारित थी। कैसे? कृषि व्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि थी। तो हम भारत का तो वैसे भी आधार कृषि ही है। भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए सिंचाई के साधनों का विकास किया गया। कुएं, जलाशय और नहरें बनाई गई थी। धान, गेहूं, कपास, गन्ना आदि मुख्य फसलें थी। राज्य भूमि का स्वामी होता था, किंतु भूमि पर कृषकों को किसान अधिकार प्राप्त थे। खेती करने का अधिकार मतलब। शिल्प और उद्योग की बात करें तो धातु शिल्प, जिसमें लोहा, तांबा और सीसा आता है, मिट्टी के बर्तन, गहनों का निर्माण तथा कपड़ा उद्योग विकसित थे। कारखानों में शिल्पकारों के संघ या श्रेणी कार्यरत थे। टेक्सटाइल उद्योग अत्यधिक उन्नत था, जिसकी मांग विदेशों तक थी। व्यापार की बात करें तो आंतरिक व्यापार, नगरों और बस्तियों के बीच व्यापारिक मार्ग विकसित हुए। प्रमुख व्यापारिक केंद्र प्रतिष्ठान अमरावती और नागार्जुनकोंडा आदि। विदेशी व्यापार, रोम, मिस्र, अरब और दक्षिण एशिया से व्यापार होता था। और निर्यात वस्तुएं थी, निर्यात जो की जाती थी वो थी जो भेजी जाती, मसाले, रत्न, सूती वस्त्र, हाथी दांत आदि। और जो आयात किए जाते थे, लाए जाते थे, वो थे सिक्के, शराब, शीशे की वस्तुएं, धातु आदि। रोमन स्वर्ण मुद्राएं सातवाहन काल में बड़ी मात्रा में मिली हैं, जो समृद्ध विदेशी व्यापार को दर्शाती हैं। मुद्रा प्रणाली, और ये भी चलो पढ़ते हैं। मुद्रा प्रणाली, सातवाहनों ने सीसे, तांबे और चांदी की वस्तुएं चलाई। ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में मुद्राओं पर लेख हुआ करता था। मुद्रा प्रणाली ने व्यापार को प्रोत्साहित किया। कर व्यवस्था, भूमि कर या भूतकर जिसको बोलते थे, व्यापारिक कर, बंदरगाह शुल्क आदि वसूले जाते थे। करों से राज्य की आय होती थी, जिससे सार्वजनिक कार्य जैसे सिंचाई, सड़क बनवाना आदि का काम किए जाते थे। नगर और ग्राम अर्थव्यवस्था, ग्राम आधारित कृषि और नगर आधारित व्यापार, शिल्प दोनों ही अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग थे। नगरों में व्यापारी और शिल्पकार संगठनों की श्रेणियां आर्थिक जीवन को नियंत्रित करती थी। इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि सातवाहन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित होते हुए भी व्यापार और शिल्प में समृद्ध थी। देशी और विदेशी व्यापार, मुद्रा व्यवस्था और नगर ग्राम संरचना ने इसे प्राचीन भारत की एक प्रगतिशील और संगठित अर्थव्यवस्था माना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में वस्त्र तकनीकी। इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। मध्यकालीन भारत में वस्त्र तकनीकी एक अत्यंत उन्नत और विविधतापूर्ण उद्योग थी। यह न केवल घरेलू भोग बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी एक प्रमुख आधार बनाया। वस्त्र तकनीकी में कौशल, रंगाई, बुनाई और कढ़ाई और व्यापारिक पैकेजिंग तक कई पहलुओं का विकास हुआ। पर इसमें प्रमुख वस्त्र उत्पाद थे। एक तो कॉटन, भारत में उच्च गुणवत्ता के कपास के वस्त्रों का निर्माण किया जाता था, विशेषकर ढाका, बेंगल, कुर्नूल, अहमदाबाद आदि में। आपको पता होगा ना, हमारे विदेशी व्यापार में भी और हमारे भारत में क्या था, सबसे उच्च क्वालिटी का कॉटन मिलता था, कॉटन के कपड़े मिलते थे और बहुत ज़्यादा इनको निर्यात किया जाता था। रेशम, कश्मीर, बनारस, मुर्शिदाबाद आदि में रेशम के वस्त्र बनते थे। ऊन, पहाड़ी क्षेत्रों में ऊनी वस्त्र तैयार होते थे, विशेष रूप से कंबल। मलमल, ढाका की मलमल विश्व प्रसिद्ध थी, पतली, मुलायम और महंगी। इसे वायु वस्त्र भी कहा जाता था, क्योंकि इतना हल्का, इतना मुलायम कपड़ा इसका होता था। तकनीकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले है बुनाई यानी कि वेविंग। पारंपरिक करघों यानी कि हैंडलूम्स पर सूती और रेशमी कपड़े बुने जाते थे।
बुनकर यानी जिनको जुलाहा, कोष्ठी और साली समुदाय भी बोलते थे, समुदाय इसमें माहिर थे। पैटर्न और डिजाइन में ज्यामितीय, पुष्प और धार्मिक प्रतीक मिलते हैं। रंगाई और छपाई की बात करें तो प्राकृतिक रंगों इंडिगो, हल्दी, मदर और कुसुम से जो रंगाई होती थी इन कपड़ों की। ब्लॉक प्रिंटिंग, डाई टाई यानी कि बांधनी जो करते हैं ना, बांध के जो थोड़ा का पैटर्न्स बना देते हैं, उसको कलर में डुबो देते हैं। और पटोला जैसी तकनीकें प्रचलित थीं। कढ़ाई, जरी, कांथा, चिकनकारी, फुलकारी जैसी कढ़ाई शैली विकसित हुई। ये वस्त्र सामंती वर्ग, राज दरबार और मंदिरों के लिए बनते थे। बुनकर समुदाय इसमें ये तो हो गया। शिल्पकारों और संगठन जुलाहे, रंगरेज, दर्जी आदि पेशेवर शिल्पकार थे। श्रेणियां या स्थानीय संगठन इनकी गतिविधियों को नियंत्रित करते थे। इन कारीगरों को कई बार राजा और सामंतों द्वारा संरक्षण भी प्राप्त होता था। व्यापार और निर्यात की बात करें तो वस्त्र उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा विदेशों में निर्यात किया जाता था, विशेषकर अरब, फारस, मध्य एशिया और यूरोप। भारतीय कपड़ों की अत्यधिक मांग होने के कारण ब्रिटिश, पुर्तगाली और डच कंपनियां वस्त्र व्यापार में एकदम सक्रिय रही। मुगल काल में वस्त्र तकनीकी, बनारसी सिल्क, ढाका मलमल, कश्मीरी शॉल, जामदानी, चिकनकारी जैसे वस्त्र मुगल काल में प्रसिद्ध हुए। दरबार और कुलीन वर्ग के लिए विशेष वस्त्र कारीगरों से बनवाए जाते थे। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि मध्यकाल में वस्त्र तकनीकी न केवल स्थानीय आर्थिक ढांचे का हिस्सा थी, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक पहचान और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी प्रमुख आधार रही। पारंपरिक तकनीकों की गुणवत्ता, विविधता और सुंदरता ने भारतीय वस्त्रों को विश्वव्यापी प्रसिद्धि दिलाई। ये तो आपके वो क्वेश्चन है जो फुल क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं। कुछ शॉर्ट नोट भी हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे खुद कास्ट पे या पाई कास्ट पे आ सकते हैं। वैसे तो हमने ये अभी पीछे पढ़ा है खुद कास्ट, पाई कास्ट पीछे क्वेश्चन में, फिर भी चाहो तो एक बार इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा ही टॉपिक है, क्या है, क्योंकि इस पर शॉर्ट नोट आने के बहुत ज़्यादा चांस लग रहे हैं मुझे। खुद कास्ट होते थे वो किसान होते थे जो अपनी ही भूमि पे को खुद ही जोतते थे, खुद ही उस पर कृषि करते थे। ये किसान उस गांव में स्थायी रूप से निवास करते थे। उनकी विशेषताएं थी कि भूमि पर उनका निश्चित और दीर्घकालिक अधिकार होता था। वे अपेक्षाकृत समृद्ध होते थे और आत्मनिर्भर भी माने जाते थे। वे खेती के लिए पारिवारिक या मजदूरी श्रम का उपयोग करते थे और खुद कास्ट किसान राजस्व सीधे राज्य को या जमींदार को देते थे, क्योंकि उनमें कोई बिचौलिया नहीं था, उनकी जमीन खुद की थी ना। पाई कास्ट भी होते थे। पाई कास्ट वो होते थे जो दूसरों की भूमि पे खेती करते थे। खुद कास्ट जैसे नाम से पता चल रहा, खुद ही करते थे। पाई कास्ट खुद की जमीन पे करते थे खुद कास्ट, और पाई कास्ट दूसरे की जमीन पे करते थे। और सामान्य गांव के बाहरी और अस्थायी निवासी होते थे जो दूसरे गांव से आते थे, यहाँ केवल दूसरे गांव से दूसरे गांव जाते थे, क्या करने, केवल कृषि कार्य करने। विशेषताएं थी कि भूमि पर उनका अधिकार अस्थायी होता था, केवल जब तक वे उसे जोतते थे तब तक ही वो मतलब समझ लो अपना करके उस पर काम करते थे, अदरवाइज उनका कोई अधिकार नहीं था। वे जमींदार या खुद कास्ट किसानों से भूमि किराए पर लेते थे। उपज का एक बड़ा हिस्सा भुगतान के रूप में उनको देना होता था। अगर तुलना करें भूमि स्वामित्व की तो खुद कास्ट की तो खुद की होती थी, पाही कास्ट की किराए की होती थी। निवास स्थिति की बात करें तो खुद कास्ट का स्थायी निवास था वहाँ, और इनका अस्थायी था, ये बाहरी निवासी होते थे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो खुद कास्ट ऑफकोर्स वो उससे ज़्यादा समृद्ध होगा, और ये कमज़ोर होते थे क्योंकि इनकी भूमि खुद की नहीं है। और खुद कास्ट कर भुगतान की बात करें तो ये सीधे राज्य या जमींदार को देते थे, और ये जमींदार या भूमि मालिक को कर ही नहीं देना पड़ता था। आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये तो हमने पढ़ लिया। इसके निष्कर्ष में लिख देना, मध्यकालीन भारत की कृषि संरचना में खुद कास्ट और पाही कास्ट किसानों के बीच सामाजिक आर्थिक अंतर स्पष्ट रूप से देखा जाता है। यह विभाजन न केवल भूमि स्वामित्व को दर्शाता है, बल्कि सत्ता, वर्ग और शोषण के संबंधों को भी उजागर करता है। आई होप ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, एकदम इजी लैंग्वेज। आयकर प्रणाली,
आयकर प्रणाली क्या थी? दक्षिण भारत विशेषकर विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित एक ग्राम आधारित कृषक एवं प्रशासनिक प्रणाली थी, जिसका संबंध सिंचाई आधारित कृषि संगठन और श्रम विभाजन से था। आयकर प्रणाली की परिभाषा की बात करें तो आयकर शब्द तमिल से लिया गया है, जिसका अर्थ है 5 व्यक्ति। इस प्रणाली में किसी भी गांव की प्रशासन व्यवस्था 5 प्रमुख सेवकों के हाथ में होती थी, जो खेती, कर संग्रह, सिंचाई और कानून व्यवस्था से संबंधित थे। आयकर प्रणाली के जो 5 प्रमुख पदाधिकारी थे, एक था कणक्कन, जो लेखा जोखा रखने वाला खेती, राजस्व और खर्च का रिकॉर्ड तैयार करता था। एक है तालेवारी या तलेवारी भी बोलते हैं इसको, जो गांव का मुखिया होता था, न्यायिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी ये निभाता था। और नैरीकुट्टी या तलेरी पुलिस अधिकारी होते थे, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने वाला होता था। और वेत्ती जो श्रम कार्यकर्ता सिंचाई, सड़क, कुएं आदि के निर्माण व मरम्मत में लगा रहता था। और ग्राम सभा सदस्य जो गांव की सामूहिक पंचायत का प्रतिनिधित्व निर्णय प्रक्रिया में भाग लेता था। मुख्य विशेषता थी, यह प्रणाली ग्राम आत्मनिर्भरता पर आधारित थी। आयगरों को उनकी सेवाओं के बदले में राजस्व मुक्त भूमि दी जाती थी। वे किसान वर्ग पर निगरानी और नियंत्रण रखते थे, जिससे खेती नियमित होती थी। सिंचाई, नहरें, टैंक के प्रबंधन में आय नगरों की विशेष भूमिका थी। महत्व की बात करें तो प्रभावी ग्रामीण प्रशासन सुनिश्चित करता था और सिंचाई और कृषि उत्पादन में नियमितता लाता था, स्थानीय शासन में भागीदारी को बढ़ावा देता था और ग्राम समुदायों को संगठित और कार्यशील इकाई में रूपांतरित करता था। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि आयकर प्रणाली एक ऐसी स्थानीय शासन और कृषि प्रबंधन व्यवस्था थी, जिससे विजयनगर जैसे साम्राज्य को ग्राम स्तर तक स्थिरता और उत्पादकता प्रदान की। यह भारत की परंपरागत समुदाय आधारित प्रशासनिक संरचना का उत्कृष्ट उदाहरण है। मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था के अध्ययन संबंधी प्रमुख विचारों का वर्णन कीजिए। फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन कई बार आपके फर्स्ट क्वेश्चन के रूप में भी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। इस पे एक बार नज़र मार लेना तो सही रहेगा। इसके इंट्रो में लिख देना कि मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था के अध्ययन में इतिहासकारों ने विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग किया है। ये विचारधाराएं इस बात पर केंद्रित हैं कि क्या ये अर्थव्यवस्था गतिशील थी या स्थिर, क्या इसमें पूंजीवाद की संभावनाएं थी या ये शोषण पर आधारित जमींदारी व्यवस्था थी। इन विचारधाराओं को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक है औपनिवेशिक विचारधारा। प्रतिनिधि इतिहासकार जेम्स मिल, विंसेंट स्मिथ और एल्फिंस्टन प्रमुख तर्क थे कि भारत की अर्थव्यवस्था स्थायी रूप से परंपरागत और स्थिर थी। भारतीय गांव छोटे गणराज्यों की तरह थे, आत्मनिर्भर लेकिन परिवर्तन शून्य, बिल्कुल कोई वाणिज्यिक या औद्योगिक पूंजीवाद का संकेत था ही नहीं। आलोचना की बात करें तो यह दृष्टिकोण औपनिवेशिक श्रेष्ठतावाद पर आधारित था। यह भारत की आर्थिक विविधता और वाणिज्य गतिशीलता को अनदेखा करता है। मार्क्सवादी विचारधारा, इसमें बताएंगे कि प्रतिनिधि इतिहासकार डी कोसंबी, आर.एस. शर्मा, इरफान हबीब और हबीब तनवीर प्रमुख तर्क थे इनके कि मध्यकालीन भारत में सामंती संरचना थी। किसान शोषित वर्ग था और जमींदार सामंत प्रभुत्व में थे। उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण सामंत वर्ग के पास था और राज्य का कार्य केवल राजस्व वसूली था, जो शोषण को संस्थागत बनाता था। जितना भी अभी तक पढ़ा है ना, सब उसी के ऊपर बेस्ड है। ध्यान से देखोगे तो शोषक वर्ग, शोषित वर्ग, किसानों की हालत वगैरह वगैरह। विदेशी व्यापार और शिल्प उद्योगों के बावजूद समाज पूर्व पूंजीवाद अवस्था में था। विशेषताओं में लिख सकते हैं कि जमींदारी व्यवस्था, खलीसा क्षेत्र, उगान, सामंती राजस्व संबंधों का विश्लेषण, समग्र स्तरीकरण और कृषि उत्पादन पर जोर। राष्ट्रवादी विचारधारा, प्रतिनिधि इतिहासकार राधा कुमुद मुखर्जी, रमेश चंद्र दत्त और के.पी. जायसवाल प्रमुख तर्क है कि मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था संगठित, समृद्ध और शोषण मुक्त थी। किसान और कारीगरों को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त थी। औपनिवेशिक हस्तक्षेप ने भारत की पारंपरिक समृद्धि को नष्ट किया था। आलोचना में लिख सकते हैं कि यह दृष्टिकोण राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित होकर अत्यधिक आदर्शवादी
आदर्शीकरण करता है। इसमें सामाजिक असमानता और वर्गीय संघर्ष की अनदेखी होती है। समकालीन नव शोध दृष्टिकोण में लिखोगे कि प्रतिनिधि इतिहासकार, इसमें किसके बारे में बता रहे हैं हम? सुभाषिनी अली, नीलिमा जेटली और ब्रॉडबेंट संजय सुब्रमण्यम। इनके तर्क थे कि स्थानीय और क्षेत्रीय विविधताओं पर जोर और एक आर्थिक ढांचे की बजाय विविध आर्थिक रूपों का सह अस्तित्व होना चाहिए, और कृषि, व्यापार, श्रम, शिल्प कर और पर्यावरणीय संदर्भों में सूक्ष्म अध्ययन पर ध्यान। निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था के अध्ययन में विभिन्न विचारधाराओं ने अलग अलग पहलुओं को उजागर किया। जहां औपनिवेशिक दृष्टिकोण भारत की कमजोरियों पर बल देता है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण शोषण और संरचना पर, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण सांस्कृतिक गौरव पर केंद्रित है, वहीं आधुनिक इतिहासकार समग्रता और जटिलता को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमारे खत्म होते हैं सारे क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और देखते रहें जीके बैंक।